स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सीक्यू में। आज हम लोग लेखपाल के क्वेश्चन पेपर सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसमें ग्रामीण विकास से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सामान्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखा था। तो आइए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट की स्टडी की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उपभाषा क्या होती है। उपभाषा किसी भी भाषा के क्षेत्रीय प्रकार को कहा जाता है। मतलब क्या है कि जैसे कोई भाषा हिंदी है, हिंदी की कई उपभाषाएं हैं, जैसे ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, और ये सभी भाषाएं जो है हिंदी की क्षेत्रीय उपभाषाएं हैं। ठीक है। तो जो रोहिलखंड है, रोहिलखंड 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके बोलते हैं, बरेली, फर्रुखाबाद और रामपुर। बरेली प्लस फर्रुखाबाद प्लस रामपुर को मिला करके रोहिलखंड बोला जाता है। और जो ऊपरी दोआब का क्षेत्र होता है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री से निकल करके प्रयागराज में मिलती है। इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोआब बोला जाता है। इन सभी क्षेत्रों पर जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी का ही एक उपभाषा है, जिसको खड़ी बोली बोलते हैं। तो खड़ी बोली जो है हिंदी की उपभाषा है। ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन इससे संबंधित, ब्रज भाषा जो देखिए, हिंदी भाषा की एक उपभाषा और है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, इन सब जगहों पर ये बोली जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होता है और नगर पालिका क्या होती है। तो ग्राम सभा किसी भी गांव के सभी मतदाता समूह को ग्राम सभा कहते हैं। किसी भी ग्राम सभा में जो किसी गांव के 18 साल से ऊपर जितने भी लोग होते हैं जो मत दे सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, उनको मिला करके ग्राम सभा का निर्माण होता है। ग्राम सभा एक अस्थायी निकाय होता है जो कभी भंग नहीं होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ग्राम सभा के लिए विकास मंत्रालय द्वारा एक BDO की नियुक्ति होती है। ग्रामीण विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राम सभा के लिए। और इसकी नियुक्ति जो की जाती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है। ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 1952 में ग्राम सभा को मान्यता दी गई थी। देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1992 में मान्यता दी गई थी। और ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के जो पंच होते हैं, सरपंच जिसको प्रधान कहा जाता है, प्रधान और वार्ड पंचों को मिला करके ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। ग्राम पंचायत जो होता है पंचायती राज की सबसे छोटी निर्वाचित इकाई होती है। इसमें जो भी सदस्य होते हैं ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है। और इसमें वार्ड का जो चुनाव होता है, प्रत्येक गांव में लगभग 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड पंच निर्वाचित होता है। तो ग्राम पंचायत जो होती है किसी भी गांव का प्रधान प्लस वार्ड के पंचों को मिला करके ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें जैसे हम लोगों ने देखा था कि ग्राम सभा के लिए BDO की नियुक्ति की जाती है, उसी तरीके से पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी या पंचायत सचिव की नियुक्ति होती है। ग्राम पंचायत अधिकारी, जैसे ग्राम विकास अधिकारी होता है, ग्रामीण विकास अधिकारी, वैसे ही ग्राम पंचायत अधिकारी है। ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है पूरी तरह से ग्राम पंचायत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ग्राम सभा के सभी सदस्यों के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। पंचायत, नेक्स्ट ऑप्शन है पंचायत समिति। पंचायत समिति जो होती है किसी भी तहसील के अंदर जितने गांव आते हैं सभी गांव की कमियां को ध्यान में रखना और गांव में होने वाली समस्याओं को देखना और
ये जो है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की कड़ी होती है। तो ग्राम जिला से ग्राम के बीच में जो लिंक बनाता है वो पंचायत समिति होती है, जो कि तहसील स्तर पर कार्य करती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर कार्य करने वाले सरकारी निकाय को पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो देखिए 2011 में जो जनगणना हुई है, हर 10 साल के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है। 2021 में जनगणना का प्रावधान था, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया है और 31 दिसंबर 2021 से जनगणना का प्रावधान है। 31 दिसंबर 2021 से जनगणना का प्रावधान है। 2011 के बाद 21 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण, कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई, तो इसका प्रावधान 31 दिसंबर 2021 से निर्धारित किया गया है। तो 2011 की जो जनगणना हुई है उसके बारे में कुछ देखेंगे, और उससे पहले 2021 की जनगणना का जो थीम है उसको याद रखिए। 2021 जनगणना की थीम क्या थी, क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो 2021 जनगणना की थीम जो है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जो जनगणना होनी है अभी, उसकी जो थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, 2011 अभी 21 की जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य अपना यूपी है। यूपी में 19 करोड़ 19.98 करोड़ की आबादी बताई गई है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या जो है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की है। देखिए घनत्व हमने बताया, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। और इससे पहले हमने बताया अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, वहाँ पर लगभग 17 किलोमीटर पर एक पर्सन रहता है। मतलब क्या है कि पर किलोमीटर में कितने व्यक्ति होते हैं, वो जनसंख्या घनत्व को डिनोट करता है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो दिबांग है। सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट दिबांग है। और यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो ज़िला है महोबा। यूपी की बात करें, यूपी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला महोबा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो ज़िला है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? प्रयागराज में, इलाहाबाद, इसका पहले नाम इलाहाबाद था। तो प्रयागराज में सबसे अधिक जनसंख्या है यूपी में। और शहर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कानपुर शहर में है। या नगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कानपुर नगर में है। तो इससे संबंधित इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक चीज़ और कि जो भारत में जनगणना होती है वो गृह मंत्रालय के अधीन होती है। गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अंतर्गत महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। महारजिस्ट्रार। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय जनगणना में कौन भागीदार होता है या कौन अधिकारी होता है, तो भारतीय जनगणना में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। देखिए गांव से संबंधित जितने भी ग्रामीण क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसमें पूछा जाएगा, ये मान करके चलिए। तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो हैं इस समय विवेक जोशी हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? विवेक जोशी। इन्हीं के अंडर 2021 की जनगणना होगी। और 2021 की जनगणना की थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। और ये अपनी रिपोर्ट बना करके गृह मंत्रालय को सौंपेंगे।
और गृह मंत्रालय अपना रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। ठीक है, और इस बार की जो जनगणना होनी है वो सामान्यतः ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होनी है, लेकिन ऑफलाइन भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगाराजन की रिपोर्ट के अनुसार श्री रंगाराजन ने केंद्र सरकार को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है और उसमें कहा है कि अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति 32 रुपये खर्च करता है डेली तो गरीब नहीं माना जाएगा। अब किस आधार पर इन्होंने रिपोर्ट बनाई है ये समझ में नहीं आता। 32 रुपये का कोई महत्व नहीं है आज के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है। देखिए, निर्यात और आयात दो चीज़ें होती हैं, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसको देख लीजिए। आयात और निर्यात। आयात का मतलब आना, किसी दूसरे देश से जब सामान हमारे देश में आता है तो हम इसको आयात बोलते हैं, और अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो उसको निर्यात बोलते हैं। तो आयात से आना आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है उत्तर प्रदेश में वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से होता है। और वाराणसी की बात करें, यह सबसे पुराना शहर है, पूरे भारत का सबसे पुराना शहर वाराणसी है। और कानपुर जो है चर्म उद्योग, चमड़े के उद्योग के लिए फेमस है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ नवाबों का शहर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ग्रामीण विकास अधिकारी क्वेश्चन जो भी बनाएंगे उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, ग्रामीण से संबंधित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत। तो इसमें परियोजना ये रिपोर्ट बनाई गई है, एक योजना चलाई गई है विशेष रोजगार योजना। इसमें 50,000 की लागत, कम से कम न्यूनतम लागत रखी गई है। ये सभी करंट के क्वेश्चन हैं उस समय के, तो आप इस प्रेजेंट टाइम में जो करंट चल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है। हम भी NCR रेलवे में ही हैं और हमारा हेडक्वार्टर पड़ता है इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है। और अपने यूपी में एक और रेलवे जोन आता है NER, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। इसका जो मुख्यालय है वो गोरखपुर है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, क्योंकि ये भी यूपी से संबंधित है। और जो NR जोन होता है अपना, NR का मुख्यालय दिल्ली पड़ जाता है, तो दिल्ली यूपी में आएगा नहीं, तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो NCR के चांसेस ज़्यादा बनते हैं और NER के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो NER का मुख्यालय गोरखपुर और NCR का मुख्यालय इलाहाबाद होता है, प्रयागराज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो हमने बताया विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी माना जाता है। सबसे पहले इसका नाम बनारस था, अब इसका नाम वाराणसी रख दिया गया है, चेंज हो गया है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध ज़िला कौन सा है, ये भी हमने बताया, आगरा और कानपुर। सोनभद्र के बारे में बात करें तो सोनभद्र में अभी चर्चा हुई थी कि सोने की खान मिली है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आशीष मिले हैं, राख मिली है गोल्ड की, और लगभग 160 किलो मात्र सोना निकलने की संभावना बताई गई है। तो सोने की खान सोनभद्र में मानी जाती है। और मुरादाबाद हम लोगों ने देखा था पीतल के लिए, पीतल निर्यातक है, लखनऊ नवाबों का शहर है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है। देखिए, कोई भी योजना चलाई जाती है तो केंद्र सरकार कुछ परसेंट केंद्र सरकार अपना रखती है और कुछ परसेंट राज्य इसमें इन्वॉल्व होता है। तो दोनों मिला करके किसी भी राज्य में किसी योजना को कार्यान्वयन करते हैं। तो इसमें जो इनका था 75 और 25 का रेशियो था। 75 केंद्र सरकार ने योगदान दिया और 25 जो है राज्यों ने अपना योगदान लगाया। भूख ऋषि का रिकॉर्ड कौन सा है। देखिए, भूख ऋषि का रिकॉर्ड एक गिरदावरी है। गिरदावरी जो होता है प्रत्येक 1 वर्ष में 2 बार गिरदावरी, ये देखिए प्रत्येक 1 वर्ष में
2 बार। ठीक है, एक वर्ष में 2 बार रिपोर्ट बनाई जाती है। जो भी फसल का उत्पादन होता है उसका रिकॉर्ड देखा जाता है कि कुल कितना उत्पादन हुआ है। और खतौनी जो होता है, खतौनी से आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। खतौनी जो होता है, इनके किसानों के पास कितनी ज़मीन है उसका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, गिरदावरी जो होती है, कृषि का उत्पादन कितना हुआ है और क्या कृषि में क्या उत्पादन हुआ है, दोनों का डिटेल इसमें होता है। और ये 1 साल में 2 बार कराई जाती है। एक बिस्वा 1 बीघा से क्या अनुपात है? देखिए, एक बीघे में 1 बीघा जो होता है 20 बिस्से के बराबर होता है। 1 बीघा जो होता है 20 बिस्सा के बराबर होता है। और इसमें कुछ और भी चीज़ें आप ध्यान रखिए। ग्रामीण विकास में ये सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 1 गज में 1 गज क्या कितना होता है? 1 गज लगभग 3 फीट के बराबर होता है, 36 इंच। और 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो ये होता है 0.91 मीटर। और आपसे पूछा जा सकता है 1 जरीब कितना होता है? जरीब, क्योंकि लेखपाल का यही सब काम होता है, 55 गज होते हैं। और 1 गज में कितने फीट होते हैं? 1 गज में टोटल 3 फीट होते हैं। ठीक है, और 1 एकड़ जो होता है स्क्वायर फीट में अगर देखा जाए, 1 एकड़ जो है 43,560 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। और गज में 4840 स्क्वायर गज। तो यहाँ पर 1 बिस्सा 1 बीघे से क्या अनुपात होगा? 1 बीघे में 1 बिस्सा होता है, तो 1:20 का अनुपात होगा। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? अभी हमने बताया 1 एकड़ जो होता है 4840 स्क्वायर गज के बराबर होता है। और इसमें आप ये भी याद रखिए कि 1 यार्ड जो होता है 36 इंच या 3 फीट के बराबर होता है। 1 जरीब जो होता है 55 गज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो NREGP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक ज़िले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो प्रत्येक ज़िले में 300 बिस्तर होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। लगभग 38% से 36% गन्ने का उत्पादन होता है यूपी में। तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? देखिए, हमने बताया था कि जो ग्राम पंचायत का निर्माण होता है ग्राम सभा के सरपंच, प्रधान प्लस वार्ड के पंचों के द्वारा होता है। वार्ड के पंच मिला करके निर्वाचित जो इकाई होती है इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। और जो वार्ड के पंच होते हैं वो लगभग 5 से 20 हो सकते हैं, जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, कोई निर्धारित नहीं है। अगर 500 जनसंख्या है तो उस पर 1 वार्ड पंच का निर्वाचन किया जाना लिखा हुआ है, संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हम अगले पेपर को बनाने के लिए मोटिवेट हों। तो हमारा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और जो भी कमियां हो उसको बताएंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल हाई कोर्ट की संख्या 25 है आज के समय में। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में है। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदाल हैं। कौन है?
राजेश बिंदाल। चीफ जस्टिस राजेश बिंदाल। ठीक है, तो जितने भी चीफ जस्टिस और जस्टिस होते हैं उनका चुनाव, उनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होती है? तो कम से कम 4 होनी चाहिए। ये लिखित रूप में है। 3 माह में एक बार बैठक अवश्य होना चाहिए। अगर ये बैठक नहीं होती है तो इसके लिए वीडियो बैठक बुलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। पंचायत का सदस्य का मतलब प्रधान, सरपंच बनने योग्य होना चाहिए आपको। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाता है? देखिए, ये जो अर्धवार्षिक आवृत्ति पर किया जाता है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात? तो निधिकरण का अनुपात 75 केंद्र देता है, 25 स्टेट लगाता है, और मनरेगा प्रोग्राम ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, और इससे उम्मीद है कि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें। अगर अगला पार्ट बनाना हो, अगर आप चाहते हैं हम अगला पार्ट बनाएं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।